अच्छा बेटा, अब आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। अब आ रही है ना? चलो बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस ज्यादा होता है इनकम्प्लीट डेंचर फैब्रिकेशन। जैसा कि आप लोगों को थोड़ा सा एक मिथ होती है कि जी रिटेंशन नहीं है, इनकम्प्लीट डेंचर रिटेंशन नहीं है। सो डू नॉट focus on your retention. Retention is a small component of your stability which we can manage at any step. यानी आपका complete denture बन भी गया है और अगर उसमें retention नहीं है तो you can deal with the retention. But if your complete denture do not have stability, that is a broader area. पहले तो आप diagnose करेंगे कि stability किस वजह से नहीं है, support की वजह से नहीं है, या रिटेंशन इटसेल्फ की वजह से नहीं है, या आपका मसल बैलेंस नहीं है, या ऑक्लूजन के एरिया में कहीं प्रॉब्लम है. देन वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई दी स्टेबिलिटी देयर. So the remaining portion from your intraoral examination was the examination of your palate there. We discussed the palate, the osseous, the architecture of your palate. उसमें हमने बताया दो किस्म की बोन होती हैं. आगे जो है आपका मैक्सिली है, पीछे पैलेटाइन प्रोसेस जो होते हैं मैक्सिली के, वो बनाते हैं दो. बट the shape of your palate is very very important. अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये U shape है. If you can see over your screen there, this is your U shape of your palate there, and this is your V shape of your palate, and this is your flat palate. Ideal is this one. This gradual sloping down of your palate would provide not only the good support but the stability to your prosthesis. रेजिस्टेंस टू योर लेटरल फोर्सेस यहाँ से और यहाँ से, ये जब आप कंप्लीट इसका कांटेक्ट बनाएंगे कंप्लीट डेंचर का ओवर द रिज एंड यू नो extend up to your palate, this will provide you this good stability and this is favorable prognosis will be there. बल्कि मैं तो कहूंगा आइडियल प्रोग्नोसिस होगी इसकी इसके अंदर. इट्स वेरी इजी टू रिकॉर्ड योर इन योर इंप्रेशंस देयर एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ पैलेट. इसमें ये जो एरिया है, इसका जो नॉच एरिया होता है ऊपर, ये टॉप नॉच जो होती है इसकी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड विद योर इंप्रेशन मटेरियल बिकॉज ऑफ योर ग्रेविटी देयर. जब आप इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, ग्रेविटी की वजह से मटेरियल ऊपर नहीं जा पाता इतना ऊपर. दैट्स व्हाई यू ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ गैप ओवर हियर. उस गैप की वजह से दिस एरिया हैज गॉट द टेंडेंसी दैट इसका, क्योंकि यहाँ फोर्सेस, यहाँ इंटीमेट कांटेक्ट नहीं होता, फोर्सेस सारी यहाँ कॉन्सेंट्रेट करती हैं एंड मिड लाइन फ्रैक्चर्स ऑफ योर कंप्लीट डेंचर्स आर वेरी कॉमन इन दिस टाइप ऑफ द रिजेस देयर. Yes, you can obtain a good results in this case, but you have to consider a modified form of acrylic or a cast denture or a cast plate, जिसको metallic plate कहते हैं, chromium cobalt की, या तो वो बनाएं या फिर modified form of your acrylics जो मैंने last time बताया था. We have added on some cross linking agent, some composites to your acrylic there to increase the strength of your material there. इसके अंदर जो फ्लैट रिजेस हैं, इसके अंदर प्रोग्नोसिस को इतनी अच्छी नहीं होती. बिकॉज व्हाई? बिकॉज दिस लेटरल रेजिस्टेंस विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय योर पैलेट एंड योर रिजेस, बिकॉज रिजॉर्प्शन खाली यहाँ नहीं हो रही होती बल्कि यहाँ ज्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से ये फ्लैट हो जाता है पैलेट. इस केस के अंदर प्रोग्नोसिस या लेटरल फोर्सेस जो होती हैं, उसका रेजिस्टेंस बाय योर प्रोस्थेसिस वुड बी नेग्लिजिबल. तो इन केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ज्यादातर इसको किस तरीके से निगोशिएट करते हैं? वी यूज टू यूज फ्लैट टीथ, जिसको 0 डिग्री टीथ, कस्पल टीथ भी कहते हैं. व्हाई? टू अवॉइड दिस लेटरल फोर्स जनरेशन. सो इन केसेस में, फ्लैट रिजेस केसेस में, आपके 0 डिग्री कस्पल टीथ यानी नॉन एनाटॉमिकल टीथ जिनको हम कहते हैं, जो कि फ्लैट होते हैं बिल्कुल, जिनका क्लूजर सरफेस वो इंडिकेटेड होते हैं. You can have over your palate, you can have this exostosis, bony exostosis, which is usually developmental in nature, which is benign, do not cause any problem to your patient until and unless when your patient got edentulous. If the size of this exostosis is smaller to moderate, you can relieve this area. Why? The mucosa over this exostosis is very thin.
तो आप क्या करेंगे कि इसको रिलीव करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए. लेकिन इफ दिस इज वेरी बिग इन साइज, एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ बिगर साइज ऑफ your exostosis is there, so you have to go for surgery. You have to remove it. Why? Because if you give relief to this much of a bigger area there, your bunk of acrylic would be there, and that would cause some problem in, you know, the comfort of your patient there, and plus the articulation of different sounds will be disturbing for your patient there. So you have to go for surgery in order to negotiate this problem. Then you have a soft palate examination. हम anatomical point of view से इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें हमने एक आध मसल था प्लेटोग्लॉसस मसल, वो डिस्कस किया था. यहाँ सिर्फ हम एंगल डिस्कस करेंगे ऑफ योर सॉफ्ट पैलेट अलोंग विद योर हार्ड पैलेट. इसको अगर आप देखें, see this angle, this is the angle of your soft palate along with your hard palate. ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये जो एंगल है ये आपका 70 डिग्री हो जाता है. So as the angle is increasing, the vibrating line जिसको हमने पीछे देखा था, या पोस्ट डैम एरिया जो था वो शॉर्ट हो जाएगा, नियर टू योर इंसिजर्स हो जाएगा, ये एरिया आपका कम हो जाएगा. तो हमारे पास एक स्नो शू प्रिंसिपल होता है. स्नो शू प्रिंसिपल जैसे बर्फ में जो आपके जूते होते हैं, उसका क्या होता है, इसका एरिया ज्यादा होता है, दैट गिव्स यू द स्टेबिलिटी इन वेयर यू हैव अ स्नो देयर. सिमिलरली हमारे कंप्लीट डेंचर में कहते हैं कि जितना बड़ा एरिया, बिगर विल बी द एरिया, लेसर विल बी द फोर्सेस पर यूनिट एरिया. तो उसको स्नो शू प्रिंसिपल कहते हैं. जितना ज्यादा आपके पास एरिया होता है, देयर आर मोर chances to obtain good stability, retention and all these factors there. तो अगर आप क्लास 1 में देखें तो इस केस के अंदर you have a better chances of getting the more area engaged in your complete dentures. इसमें आपको vibrating line थोड़ी सी पीछे मिलेगी. इसमें थोड़ी सी as compared to your class 1 palates, you would find a more anterior positioning of your vibrating line. And in this case, you do not have that much of gap between your hard and the vibrating line. Vibrating line is always find over your soft palate, never find at your hard palate. Yes, you can say that it is a junction of your hard and soft palate, but it lies on your soft palate. थोड़ा सा हम बात करें फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स की. मैंने कुछ तो डिस्कस किए हैं, उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. एक बात आप जहन में रखें, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स जितने भी होते हैं, दे हेल्प यू आउट टू perform different facial expressions there. They do not have any origin and insertion in your bone there. They are originated from each other and they are inserted in each other there. By this way, they used to form the architecture of your facial expressions there. इसमें जो important muscles से हमने buccinator को discuss किया था. This is your buccinator. If you can see the arrowhead, this is origin. It has got two heads. One is your superior head, and another is your anterior head. Superior head usually, originated from your area where you have second molar, first third molar or second molar area. Lower जो होता है वो भी इसी एरिया में से होता है. कुछ फाइबर्स इसके they are inserted into your pterygomandibular raphe, जो कि ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही होती है. And these muscles run forward like this, and they finally decussate. Decussate means crossover. Upper muscle fibers would go down and down, lower muscle fibers will go up like this, and they continue in your orbicularis there. This muscle used to form the substance of your cheek. अगर आपका ये जो गाल है, इसमें आपका अगर buccinator muscle ना हो, तो you are not be able to push your food over your teeth. Why? Whenever your food go into your buccal sulcus, this muscle used to force the food to go over your occlusal surface. By that way, it helps you out in a kinematic chain of your mastication and deglutition. Deglutition में भी ये इसी तरह help करता है. जब आपने किसी चीज को deglutiate करना है, this will pushes the food over your tongue, and then tongue would pushes the food in your throat there. So this is a complete chain there. दूसरा एक important muscle होता है जिसको mentalis कहते हैं. इस एरिया में जब हमने labial sulcus डिस्कस किया था तो हमने शायद इसको भूल गए थे. ये आपका ये मसल जो है, this is very very important. This is found here.
this is responsible for the outward and upward movement of your lower lip. Usually you give so many expressions where you bring your lower lip up and slightly outward. But from complete anxious point of view, this is very dangerous muscle. Why? Because of your resorption, it used to lie very superior position of this muscle there. So अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स कर दिया while you are recording the impression there, or you are too thick in this area, आपने green stick ज्यादा thick लगा दिया हुआ है, this muscle is not going to stabilize your prosthesis. It always pushes your denture upward. As soon as you insert the denture in patient's mouth, you would see that is the denture is going up. That is the alarming situation for you, and you always look for this muscle. जब immediately आपका denture रखने के साथ ही इस area में ऊपर हो जाए, and then how would you come to know that this muscle is responsible? सिर्फ lower lip को पकड़ के आप नीचे की तरफ खींचें और दोबारा denture को seat करें, denture is going to be stabilized there. तो आप समझ जाएं कि this muscle is responsible for the instability of your prosthesis. तो फिर आप क्या करेंगे? You try to reduce the height if the problem is in your height, or if the problem is in your thickness, then you used to reduce the thickness. Or if your teeth are set too forward, कभी कभी ऐसा भी होता है आपने दांत ही बहुत आगे लगा दिए हैं, तो then you have to rearrange your teeth. So these two muscles are very important. हमने masticating muscle of mastications को already discuss किया हुआ है. यहाँ और किसी muscle की इतनी जरूरत नहीं है जिसको हम discuss करें. फिर थोड़ी सी पैथोलॉजीज हमने वहां बात की थी कि इंट्राओरल एग्जामिनेशन में हमने पहले नॉर्मल एनाटॉमी को देखना है, फिर एबनॉर्मलिटीज को देखना है. जब तक आपको नॉर्मल चीजों की समझ नहीं आएगी, एबनॉर्मलिटीज का कोई फायदा नहीं होगा. एट योर लेवल, जो फाइनल ईयर का लेवल होता है, इसमें हम आपको कोशिश करते हैं कि नॉर्मल चीजें पढ़ाएं. एबनॉर्मलिटीज जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उन पेशेंट्स को डील करना, जैसे सबम्यूकोस फाइब्रोसिस है यहाँ पर, ठीक, जब मसल्स आपके स्टिफ हो जाते हैं या फाइब्रोसिस हो जाती है, we know that we have read this thing in your second year, third year में ये चीजें हम पढ़ते हैं सारी ओरल मेडिसिन के लिए. इन केसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, यहाँ सिंपल आपने स्टेबिलिटी को फोकस करना है, रिटेंशन को फोकस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर टिश्यूज विल नॉट बी देयर. लेकिन हमें परेशान होने की उसमें जरूरत नहीं होती. आपने एक्लूजन अच्छी से स्टेब्लिश करनी होती है, आपने इंप्रेशन अच्छे से लेने होते हैं, एक्लूजल प्लेन को सही लेवल के ऊपर रखना होता है. ये सारी चीजें जो बेसिक्स होती है. फेशियल पैल्सी को हमने जब एसिमेट्री की बात हुई थी तो डिस्कस किया था कि जिस साइड पर भी आपकी ड्रूपिंग हो रही होगी, वहां थोड़ा सा आप मैक्सिला के अंदर थोड़ा सा बंक ऑफ एक्रेलिक को ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ. बाय दिस वे यू कैन मैनेज दिस इशू देयर. देन यू हैव अ टंग साइज. ये जो लार्ज टंग है, this is very difficult to deal, very difficult. It's a nightmare for a prosthodontist. पुरानी किताबों में लिखा होता था trimming of tongue. That is not possible. I discussed with the surgeons there. वो कहते हैं it's not possible कि आप टंग को ट्रिम कर लें. तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है टंग की if your patient is left edentulous for longer period of time. अगर आपका मरीज 10 सालों से डेंचर पहन ही नहीं रहा था तो टंग जो होती है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. So that's why you always look up that के कहीं large tongue तो नहीं है. अगर large tongue है then you have to be very careful in these patients. उसमें smaller teeth use करेंगे, बहुत छोटे size के अंदर. Try to keep them below the dorsal surface of यानी top surface जो tongue की होती है उससे नीचे रखेंगे occlusal plane को. By this way you try to manage this problem there. If your tongue size is normal, not that much important for you people. If the tongue is retracted, it's helpful for us for as far as your complete denture fabrication is concerned. उसमें कोई problem नहीं होगी आपको. Then tongue examination, you can have the multiple problem over your tongue, bald, red, candidial infection, pre-malignancies. This is not your job to treat these conditions. You would only diagnose the condition and you would refer that patient to the specific specialist there. This is important. जब हम लियोन विलियम थ्योरी पीछे करके आए थे, फेस फॉर्म हमने की थी एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में, और हमने कहा था ये थ्योरी कहती है कि अगर आपका फेस फॉर्म जैसा होगा, whatever the face form you have, if suppose my face is ovoid, my arch form will be ovoid.
तो इसी तरह हम तीन किस्म की आर्च फॉर्म्स हो सकती हैं. यू कैन हैव स्क्वायरिश. इफ यू सी इन दिस पिक्चर देयर, दिस इज स्क्वायरिश फॉर्म ऑफ योर ridges there. This is your tapering form, जिसको आप V shape भी कहते हैं, and this is your ovoid form. What is the importance of these shapes when we go to the arrangement? यानी जब हम दांत लगाते हैं artificial दांत, तो उस वक्त आपकी considerations different होती हैं in different arch forms. जब हम squarish form का arrangement पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें बताएंगे कि दांतों को सीधे लगाना है. क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेस ज्यादा है. जब हम ये टेपरिंग फॉर्म को करेंगे तो हम बताएंगे कि बहुत ज्यादा मीजियली इंक्लाइन दांतों को लगाना है, क्योंकि